हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं लखनऊ से वापस आ गया हूँ और एक हफ्ते किसी घरेलू काम में बिजी हो गया था। इस बीच इस लखनऊ यात्रा में मुझे काफ़ी सोचने समझने का मौका मिला। कई दलित समाज के लोगों से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ और खाली समय में एक दिन टैक्सी लेट हो गई थी, किसी दलित एंटरप्रेन्योर से मिलने जाना था, तो उस समय का मैं उपयोग कर रहा था और मुझे बार बार किसी बात पर शंका हो रही थी। तो मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस शंका का समाधान करने लगा और जो बात खुद कर आई और जो बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वह एक इतिहास का खुलासा है। मेरे सामने आप एक पिक्चर देख रहे हैं, लॉर्ड साउथ बारो, जिनका जन्म 1860 में हुआ था और जिनकी डेथ 1947 में हुई थी। यह मेरी नज़र से दलितों के लिए, भारत के लिए एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, वैसे मैं वार्निंग एडवांस में दे दूं कि यह वीडियो थोड़ा उबाऊ होगा, क्योंकि हर सीरियस बात थोड़ी उबाऊ हो जाती है। जो वीडियो जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर का जो कल्चर है, ये इकोसिस्टम है, इसमें उत्तेजना पूर्ण बातें, उत्तेजनापूर्ण बातों की ज़्यादा अपील है। जैसे कि अगर मैं यह कहने लगूं कि दक्षिण भारत में पहला दलित मुख्यमंत्री तमिलनाडु में, वैसे तो यह इतिहास के लिहाज से गलत होगा ऐसा कहना, क्योंक62 दलितों के पहले मुख्यमंत्री, दलित समाज के पहले मुख्यमंत्री 1962 में या 60 में हुए थे, आंध्र प्रदेश में डी संजीवैया। तो तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो क्रिश्चियन समाज से हैं, उनकी दलित पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बाबा साहब की फ़ोटो उन्होंने इलेक्शन में कुछ जगहों पर दिखाया था। तो बहुत सारे दलित यूट्यूबर्स यह कह रहे हैं कि एक अम्बेडकरवादी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया है। ये सब वीडियो जो है फेसबुक पर, इंटरनेट पर और व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर काफ़ी कामयाब रहती हैं। तो बात जो मैं कहना चाहूँगा वो कई बातें हैं। एक तो मेरे घर में हॉल ऑफ फेम जो मैंने बना रखा है, अपना जो मेरा लिविंग रूम है, उसमें लॉर्ड साउथ बारो की एंट्री आज हो चुकी है। इनके प्रति मैं बहुत ही आजीवन कृतज्ञ रहूँगा, पहले भी था, लेकिन उतना नहीं जितना अब थोड़ा पढ़ने के बाद हुआ। एक बहुत बड़ा तबका है दलितों में जिसका ये मानना है कि, और वो सही भी है, कि जितनी पढ़ने लिखने की इच्छा दलित समाज में है, जब मैं दलित समाज कह रहा हूँ तो इसका मतलब दलित इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स, थिंकर्स,
उससे थोड़ा बढ़कर दलित समाज, व्यापक दलित मिडिल क्लास के बीच में साहित्य पढ़ने की जितनी लालसा है शायद किसी और समाज में, भारत में नहीं है। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब की जयंती पर देख सकते हैं जितना साहित्य बिकता है वह किसी और महापुरुष की जयंती पर नहीं बिकता है। मैं घूमता रहता हूँ और ये देखता रहता हूँ। दलित मिडिल क्लास में जो गृहस्थ दलित हैं, दलित स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बाद जो किताबें होती हैं जनरली उनके विषय संबंधित होती हैं। जो दलितों में प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें उनके पास जो किताबें हैं उनके पास तरह तरह का साहित्य होता है। लेकिन जो दलित ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, दलित मिडिल क्लास जिसको कह लें, उनके पास किताबों का जितना संग्रह है मैं कहीं अन्य दलित समाज के बाहर उन किताबों का उतना संग्रह नहीं देखता हूँ। तो यह बात एक तय है कि दलितों में पढ़ने लिखने की तमन्ना ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि दलित समाज क्या पढ़ता है, दलित समाज जो साहित्य पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, और दलित समाज में जो साहित्य लिखा गया है उसकी क्वालिटी क्या होती है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, और कई बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर रतन लाल साहब, वो मुझे कई बार चिढ़ाते भी हैं, कहते हैं आप डरपोक हैं। तो मैंने कहा कि मैं डरपोक नहीं, मैं जो है एक पहलवान का बेटा हूँ और मैं 3 बार जेल गया है, और मुझे जो है मुझे ट्रेनिंग भी दी गई है कैसे चलाते हैं पिस्तौल, और कभी एक ज़माना था पिस्तौल लेके घूमता था, वही लोकल वाली जो बच्चों वाली होती है। तो ज्ञान को चुनौती देना किसी भी समाज की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, और खुद ज्ञान की चुनौती लेना भी अपने खुद के ज्ञान वर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात मैं बताऊं, हम करीब 6 साल या 5 साल पहले की बात होगी, हम सब परिवार लखनऊ से बाई रोड दिल्ली आ रहे थे। तो हमारी बड़ी बेटी ने हमें टोका। मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कह रहा था। एक जगह है अहमदाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर होगी, लोथल एक हिस्टोरिकल साइट है। तो मैं अपने फैमिली को बता रहा था कि जो ईंट लोथल में प्रयोग हुई हैं, वो ईंट आज के जो ईंट है जिससे घर बन रहे हैं उससे शायद मजबूत है या उतना ही लाल है। फिर मैंने उनको बताया कि लोथल से नज़दीक जो गांव है, मैं गाड़ी रोक करके गांव में थोड़ा अंदर गया तो बहुत सारे घर मिट्टी के बने हुए हैं। तो जिस जगह पर ईंट की सभ्यता थी, जहाँ कुआं बना हुआ है, वो अभी भी कुआं जारी है, रिचार्ज कुआं है, और वो जिस ईंट से बना है, तो इसका मतलब ईंट उस समय उपलब्ध थी। तो ये बाकी घर मिट्टी के कैसे बन गए? ये सभ्यता वो टूटने के बाद, विलुप्त होने के बाद उसका रिफ्लेक्शंस फिर क्यों नहीं हुआ बाकी जगहों पर? तो सिंधु घाटी के बारे में बातचीत होने लगी, और मेरी बेटी कहने लगी हाँ, इंडस रिवर जो है हिमालय से निकलती है। तो एज ए फादर मेरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को करेक्ट करना। ऐसा मैंने सोचा और मैंने डांटा, फिर भी वो परसिस्ट कर रही थी मेरी बेटी जो विदेश में पढ़ती है। अब नहीं पापा, इंडस रिवर हिमालय से निकलती है। मैंने कहा कि चुप रहो, शट अप। फिर वो मेरी वाइफ ने कहा कि चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप जो है
सही वही कह रहे होंगे, तुम बच्चे हो तुम सब। फिर मैं सोचता रहा, फिर मैं, मेरे दोस्त डी श्याम बाबू हैं, दलितों में मैं समझता हूँ उनसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैंने बताया उनको कंटेक्स्ट, बोले हाँ योर डॉटर इज राइट, करेक्ट। फिर मैंने रिसर्च किया तो तब मुझे मालूम हुआ। तो मैंने अपनी बेटी से सारी कहा। इसीलिए हमेशा ज्ञान के मामले में यदि आपको कोई चैलेंज करे तो उस चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दलितों में जो पढ़ाई हो रही है, जो साहित्य पढ़ा जा रहा है, उसको लिखने वाले लोअर क्वालिटी का लिटरेचर पैदा किए हैं। और शायद यह भी एक कारण है कि आज इतने ज़्यादा अम्बेडकरवादी हैं, हर जगह हर घर मोहल्ले में अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन कमज़ोर क्यों हो गया? क्यों हम अपने अधिकार खोते जा रहे हैं? क्यों इंडियन रिपब्लिक जिसको बाबा साहब ने बनाया था वह धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है, उस पर हमले हो रहे हैं। ये जो अमृतकाल वाली सरकार है, और दलितों में उस पर कोई गुस्सा नहीं है। तो कहीं इसका एक कारण यह भी तो नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को जो दलितों ने पढ़ा है और जो उन पर लिखा गया है वह अधूरा और पुअर क्वालिटी का लिटरेचर है। मेरे सामने फर्स्ट वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में जो लॉर्ड साउथ बारो साहब हैं, इनका जो परिचय दिया गया है संपादकों द्वारा, और इसमें लिखा जा रहा है हॉनरेबल लॉर्ड साउथ बारो, ये उनका नाम बताया गया है, जो सही नहीं है। इतने विद्वान लोगों ने मिलकर बाबा साहब की रचनाओं का संकलन किया। यह कह सकते हैं कि आज इंटरनेट की सुविधा है तो आप जल्दी फैक्ट चेक कर सकते हैं, पर यह तो सामान्य सी बात है। किसी क्लर्क को कहते लाइब्रेरी में जाओ, देखो, उस समय भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थी, वहाँ पर देखो ये इनका नाम क्या है, लॉर्ड साउथ बारो। जैसे कि अवध, लखनऊ के अवध, लखनऊ के नवाब, अवध के नवाब, भोपाल के नवाब, तो ये नाम थोड़ा हुआ, कई नवाब हो सकते हैं। तो जो है, जो रिसर्च में मिला, जिसको मैं खुलासा कह रहा हूँ, लॉर्ड साउथ बारो, बारो का मतलब अगर समझाने के लिहाज से कहें तो भारत की एक नगरपालिका है। यह नगरपालिका का नाम है। साउथ बारो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक नगरपालिका का नाम है। नगरपालिका के तुल्य एक जो वहाँ की सेल्फ गवर्निंग बॉडी का नाम है, और वो जगह है, वो टाउन है, वो उसका नाम है साउथ बारो। और ये जो है स्थित है केंट में। केंट एक तरह की काउंटी है। काउंटी एक तरह का जिले का बड़ा रूप है। वो उस केंट में, इंग्लैंड में, उस काउंटी में साउथ बारो पड़ता है। और इंग्लैंड में 48 काउंटीज हैं जो जिले से बड़े रूप में होती हैं, कह सकते हैं। फिर उन 48 काउंटीज में भी बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन और गैर मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं। लॉर्ड साउथ बारो जिनको हम नाम समझ रहे थे, एक छोटी सी शहर का नाम है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस महान अंग्रेज ने बाबा साहब को साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू करने लायक समझा, उसका नाम ही ना हमें मालूम हो? किस तरह के अम्बेडकरवादी हम हैं
किस तरह के अम्बेडकरवादी साहित्य हमारे समाज ने पैदा किया है। उनका नाम है फ्रांसिस जॉन स्टीफेंस। जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, फ्रांसिस जॉन स्टीफेंस उनका नाम है। वह एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में निभाई है। वो चेयरमैन बनाए गए फ्रेंचाइजी कमेटी का। फ्रेंचाइजी का मतलब FRANCHISA। फ्रेंचाइजी का मतलब मताधिकार, किसको मत देने यानी वोट देने का अधिकार है, किसको वोट देने का अधिकार नहीं है, और कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे होंगी, अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे होगी, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे होगी, ये सब क्रिएट करने के लिए लॉर्ड साउथ बारो नामक कमेटी बनी थी, जिसके हेड थे फ्रांसिस जॉन स्टीफेंस, जिनका जन्म जो है 1860 में हुआ था। ये इस कमेटी का एक और ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस का जो नई फ्रेंचाइजी, जो नया क्षेत्र बनेगा चुनाव का, उसमें इनका क्या अधिकार होगा। मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस। एक और छोटी सी कम्युनिटी होती थी जिसको बोलते थे एंग्लो इंडियंस। समझने के लिए यह कह सकते हैं कि आधे इंडियन आधे अंग्रेज, या वे अंग्रेज जो इंडिया में आ गए वहाँ के नागरिक थे आजन्म, लेकिन यहाँ के भारत की नागरिकता ले लिए, भारत को अपना देश मान लिए। उस समय इनकी जनसंख्या करीब 10 लाख थी। पार्लियामेंट में इनकी 2 सीटें भी सुरक्षित हैं, नॉमिनेट होते हैं। आज इनकी संख्या 4 लाख से कम रह गई है। 10 लाख की जगह 20 लाख होना चाहिए था, 25-30 लाख होना चाहिए था। जो भी वजह हो, बहुत सारे लोग बाद में ब्रिटेन वापस चले गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का क्लेम था कि जिस तरह से मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को मताधिकार और कॉन्स्टिट्यूंसी दी जा रही है, वैसे ही अनटचेबल्स को भी दिया जाए। और जो सबसे बड़ा संघर्ष बाबा साहब का पहला था 1919 में, यह सिद्ध करना कि अछूत एक सामाजिक माइनॉरिटी हैं, अछूत एक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम्स अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियंस अल्पसंख्यक हैं, एंग्लो इंडियंस अल्पसंख्यक हैं, अछूत भी अल्पसंख्यक हैं। और उन्होंने कहा अगर भारत में कोई एक रेखा खींची जाए कि भारतीय समाज को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो उन्होंने कहा कि यह रेखा अनटचेबल्स और गैर अनटचेबल्स के बीच जाती है। इसी अल्पसंख्यक स्टेटस के बाद दलितों को जो भी अधिकार मिले वो बाबा साहब ने लड़कर दिलाया। यह अलग बात है कि अंबेडकर के फॉलोअर्स ने कहा हम अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक हैं, और उसी से बहुजन जैसा नारा निकला। तो अब ये सवाल ये है कि दलित समाज ने इन पर क्यों प्रश्न नहीं उठाया कि जो बाबा साहब के कलेक्शन एडिटर्स हैं महाराष्ट्र सरकार के एडिटर्स ने, उनसे त्रुटि हो सकती है। किससे त्रुटि नहीं हो सकती है? मुझसे भी त्रुटि हो सकती है। मैं भी लॉर्ड लिनलिथगो कहता रहता हूँ आपके सामने। यह मेरा ज्ञान पूरा नहीं है। लिनलिथगो आजमगढ़ की तरह एक टाउन है, वहाँ के वो लॉर्ड थे, वह पदवी मिली थी लॉर्ड की एक पदवी होती है। तो मैं आप बुरा मान सकते हैं, मेरी बातों का बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि दलित समाज में एक कल्चर, इंटेलेक्चुअल कल्चर, वो ये है कि जो आपसे पूरी तरह सहमत न हो वह आपका विरोधी है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है।
कई बाप माँ बाप बेटे इनमें भी अंतर होते हैं, ओपिनियंस के, पति पत्नी में अंतर होते हैं। तो चूंकि दलित समाज में इसका एक बड़ा कारण है, मैं इस पर कभी अलग से चर्चा करूंगा। पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स एजेंडा सेट करते हैं, एक्टिविस्ट फॉलो करते हैं। भारत में एक्टिविस्ट एजेंडा सेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स उसको फॉलो करते हैं। तो एक्टिविस्ट 1000, 10,000, 50,000, 5 लाख लोग मिलकर के ये कहने लगे, कोई चीज़ कहने लगे, तो इंटेलेक्चुअल के पास कोई चारा नहीं है, वह भी उसी को मान लेंगे कि यही सही कहा जा रहा है। तो बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियां दलित समाज में हैं, चाहे कोई मुझे बुरा माने या अच्छा माने। मैं चाहता हूं जो चीज़ें हमें अधूरी पढ़ाई गई हैं, जो गलत पढ़ाई गई हैं, उसे करेक्ट किया जाए। नहीं तो मात्र एक जमींदारी एबोलिशन 1951 में जो हुआ और 2 बार के लैंड रिफॉर्म्स 1961 के और 1972 के, इसने अपर कास्ट के जमींदारों की कमर तोड़ दी। जिस दिन शिक्षा में सुविधाओं का अधिकार और सरकारी नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी, तो अगर हजारों साल से शासन करने वाले ऊंची जाति के बहुत सारे लोग अगर कोलैप्स कर सकते हैं 70 साल के भीतर, तो दलितों का इतिहास तो बहुत जल्दी ही शुरू हुआ है। इनको कोलैप्स करने में 3 पीढ़ी भी नहीं पूरी ठीक से हुई है, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए दलित व्यूअर्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, वह एक बात दिमाग में रख लें कि उनको जो भी पढ़ाया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो भी नॉलेज दिया गया है, वह अधूरा तो है ही, इसकी हमारे पास इसका सबूत है। कई बार वह गलत है, इनकरेक्ट है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप फॉरवर्ड करिए, इसको आप इस पर चर्चा करिए। और वहाँ एक ज्वाइनिंग का बटन लगा है। जो लोग चाहते हैं कि यह नई बहस बाबा साहब और दलित आंदोलनों पर शुरू हो, दलित चेतना पर एक नई बहस और आगे हम ले चले, तो उस बटन को ज्वाइन करिए। उसमें 799 रुपीज़ हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा। पर इसी मदद से हम इसको और प्रोफेशनली चला सकते हैं, और टूर कर सकते हैं, और ट्रैवल कर सकते हैं, और इंटरव्यू ला सकते हैं, और मोटिवेशनल कहानियाँ ला सकते हैं। आप को ये कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय भीम, जय भारत।